नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र के चुनाव का। महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी की घोषणा की। युवाओं, महिलाओं, किसानों को बड़ी राहत का किया वादा। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर भड़क उठी कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी को जमकर सुनाया, कहा केंद्र थेथराई ना करे। खबर में आगे जिक्र होगा यूपी के उपचुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि यूपी उपचुनाव के बाद सीएम योगी का हटना तय। अखिलेश यादव के विधायक का दावा बढ़ाएगा सियासी पारा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 में मिलेगा, योगी पर सपा का एक और पोस्टर वार। और आगे खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा, मारपीट, जमकर चले, लात घुसे, हाथापाई के बाद सभा स्थगित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी की घोषणा की। युवाओं, महिलाओं, किसानों को बड़ी राहत का वादा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने बुधवार को मुंबई में 5 गारंटी की घोषणा की। महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटियों में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर मुख्य फोकस करते हुए बड़ी राहत देने का वादा किया गया। साथ ही जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा हटाने की कोशिश की भी गारंटी दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, जो 5 यहाँ पर गारंटी दी गई है उसमें है महिलाओं को हर महीने 3000 रुपया, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जातिगत जनगणना होगी और 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराएंगे और मुफ्त दवा देंगे। ये कुछ वादे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में जनता से किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार, नाना पटोले समेत अन्य गठबंधन नेताओं ने महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूसीसी के मुद्दे को लेकर भड़क उठी कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी को जमकर सुनाया, कहा केंद्र थेथराई ना करे। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा पहले उन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे जहां उनका शासन है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल की उपलब्धियों के हिसाब से झारखंड सरकार का रिपोर्ट कार्ड A+ है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता भाजपा के कर्मों की सजा देगी, मुख्यमंत्री के तिरस्कार की सजा मिलेगी और झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए हैं तो रिपोर्ट कार्ड साझा करनी भी जरूरी है। उन्होंने सरकार के कार्यों के आधार पर A+ मार्किंग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 57 लाख महिलाओं को महिला सम्मान राशि दी जा रही है तो 42 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बिल के भुगतान से मुक्ति मिली है। राज्य के 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी हुई तो 26 लाख परिवार को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी उपचुनाव के बाद सीएम योगी का हटना तय। अखिलेश यादव के विधायक का दावा बढ़ाएगा सियासी पारा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हटना तय है। ये दावा किया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधायक हाजी रफीक अंसारी ने। सपा विधायक के इस बयान के बाद यूपी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अखिलेश यादव के ये विधायक चुनाव की तारीख बदलने के फैसले पर बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं रहे और मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भी बड़ी बात कह डाली। मेरठ की शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लगातार दूसरी बार विधायक हाजी रफीक अंसारी बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हम उपचुनाव जीतेंगे। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही वो चर्चा का विषय बन गई। हाजी रफीक अंसारी ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीते या हारे, योगी का हटना तय है, हम चुनाव जीतेंगे और योगी हटेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि ये बात कहाँ से पता चली तो कहने लगे उनका रुख बता रहा है और हवाओं का रुख भी बहुत कुछ कहानी कह रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा, योगी पर सपा का एक और पोस्टर वार। जी हां दोस्तों, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद पोस्टर वार जारी है। गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर है। इस पोस्टर में लिखा है कि यदि बटेंगे तो सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये हो
जाएगी, जबकि अगर एकता रहेगी तो इसकी कीमत 400 रुपये होगी। ये पोस्टर कांग्रेस नेता अजित कुमार मौर्य ने लगवाया है। इसके साथ ही एक और पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना की तहजीब और समाज की एकता को ना बंटने देंगे और ना ही कटने देंगे। ये पोस्टर सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी द्वारा लगाया गया है। इससे पहले भाजपा के कटेंगे तो बटेंगे नारे के जवाब में सपा ने बुधवार को एक नई होर्डिंग लगाई थी जिसमें लिखा था कि हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, जबरदस्त पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा, मारपीट, जमकर चले लात घुसे, हाथापाई के बाद सभा स्थगित। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 के प्रस्ताव पर हंगामा जारी है और इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ है। कुछ सदन के सदस्यों के बीच हाथापाई तक हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ और इस दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों को धक्का देकर बाहर भी निकाला गया। विशेष दर्जे संबंधी प्रस्ताव को लेकर हंगामे के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक दिन पहले भी हंगामा हुआ था। तमाम विवाद के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। गुरुवार सुबह सेशन फिर शुरू हुआ। इंजीनियर रशीद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर उन्होंने एक बैनर दिखाए और इस दौरान विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वही संविधान जिसे पीएम मोदी बदलना चाहते हैं, लाल किताब वाली टिप्पणी को लेकर फडणवीस पर कांग्रेस का निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई संविधान की लाल कवर वाली प्रति पर सवाल उठाया था। विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फडणवीस उसी संविधान पर आपत्ति जता रहे हैं जिसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1949 में ये कहकर आलोचना की थी कि ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि फडणवीस ने बुधवार को सवाल किया था कि राहुल गांधी भारत के संविधान की लाल प्रति दिखाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर अराजकता करने वाले दलों का गठबंधन बनाने का भी आरोप लगाया था। राजनीति में लाल रंग को अक्सर मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा से जोड़ा जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस निराश हो रहे हैं। वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सल से समर्थन मांग रहे हैं। रमेश ने कहा कि फडणवीस जिस किताब पर आपत्ति जता रहे हैं दरअसल वो भारतीय संविधान है जिसके प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये वही भारतीय संविधान है जिस पर आरएसएस ने 1949 में ये कहते हुए हमला किया था कि ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। ये वही भारतीय संविधान है जिसे गैर जैविक प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के आरोप पर बोले राहुल गांधी, मैं व्यापार नहीं बल्कि एक अधिकार विरोधी हूं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि व्यापार विरोधी नहीं है जैसा कि भाजपा कह रही है, बल्कि वो एकाधिकार और अल्पाधिकार बनाने के विरोधी हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी एक समाचार पत्र में एक लेख लिखने के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद पैदा हुआ डर फिर से वापस आ गया है क्योंकि एकाधिकारियों की एक नई नस्ल ने उसकी जगह ले ली है। हालांकि राहुल गांधी ने जोर देकर कहा था कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए एक नया सौदा एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार को दी नसीहत, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हलचल तेज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस फैसले पर विपक्षी दलों प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसी क्रम में फैजाबाद समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं, मेरी पार्टी और मेरे नेता अखिलेश यादव इस तरह की अवैध कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और हम लोग लगातार इसका विरोध
करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून में बुलडोजर से घर गिराने का कोई नियम नहीं है। सपा सांसद ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने अगर बहुत बड़ा अपराध किया है तो उसके लिए भारतीय कानून में मौत की सजा है, लेकिन बुलडोजर से उसका घर गिराना और एनकाउंटर कर देना ये कहीं भी नहीं है। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने इस प्रदेश में हालिया सालों में न जाने कितने घरों को विध्वंस किया है। उन्होंने कहा कि घर जब इस तरह से विध्वंस होता है तो सारे परिवार के सामने कई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि कोर्ट बहुत ही अच्छा फैसला दे रही है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोर्ट का जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी स्वागत योग्य है। अवधेश प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से सबक सीखना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से सबक सीखना होगा? तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से सबक सीखना होगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले देश में जाति जनगणना होगी, टूटेगी 50% आरक्षण की दीवार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना होगी और इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हम 50% की दीवार भी तोड़ देंगे। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग संविधान पर हमला करते हैं तो वो देश की आवाज पर हमला कर रहे होते हैं। संविधान से ही सरकार की अलग थलग संस्थाएं बनती हैं। अगर संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं बनता। संविधान से हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, IIT, IIM, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम बना है। अगर ये हट गया तो आपको एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक अस्पताल, पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा पीएम मोदी संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने की कर रहे हैं कोशिश। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा और उनके नेता नरेंद्र मोदी समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवा पार्टी पर हमला जारी रखते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने देश में विभाजनकारी राजनीति की और सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का ध्यान उनकी वास्तविक समस्याओं से भटकाने की कोशिश की। मल्लपुरम जिले के वंडरू विधानसभा क्षेत्र के चेरुकोड में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी देश में इस तरह की राजनीति शक्तिशाली हो जाती है तो लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कांग्रेस नेता ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में अपने 5 दिवसीय उपचुनाव प्रचार के चौथे दिन आरोप लगाया कि भाजपा शासन में देश में किसानों या मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए कोई सहायता प्रणाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम कारोबार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और वो बहुत सारे रोजगार पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें भी किसानों की तरह ही समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी दोहराया कि वायनाड में मसालों सहित उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों का उत्पादन करने के बावजूद कई किसानों को कृषि में कोई भविष्य नहीं दिखता है। छात्रों सहित निवासियों के साथ बेहतर नौकरी के अवसरों पर और उच्च शिक्षा के लिए विदेश पलायन कर रहे हैं। उन्होंने पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र के दुश्मन है बीजेपी के मददगार, लड़ाई प्यार विश्वासघात करने वालों के बीच उद्धव ठाकरे ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को महाराष्ट्र से प्रेम करने वालों और इसे धोखा देने वालों के बीच की लड़ाई बताया। उन्होंने पार्टी में 2022 में होने वाले विभाजन का भी जिक्र किया। ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय पार्टी की मदद कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। उन्होंने मतदाताओं से कई वादे किए, इनमें विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आने पर हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनवाने का वादा भी शामिल है। कोल्हापुर जिले के राधा नगरी में 2024 के विधानसभा चुनाव की अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य से प्यार करते हैं वो विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार शामिल है। राधा नगरी प्रकाश
अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र है, जो उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने वाले 40 शिवसेना विधायकों में से एक हैं। ठाकरे ने कहा कि भाजपा की मदद करने वाले राज्य के दुश्मन हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसको दे 25 लाख का मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की और राज्य द्वारा की गई इस कार्रवाई को अत्याचारी और कानून के अधिकार के बिना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया गया उसे 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा दिया जाए और साथ ही मुख्य सचिव को अवैध रूप से ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करने का आदेश दिया। वहीं दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, हम इसे सुन रहे हैं लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, पर आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं, क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच का आग्रह किया। सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े? राज्य के वकील ने कहा 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस जेवी पारदीवाला ने कहा कि आपके ये कहने का आधार क्या है कि ये अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी। राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे रहे और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या के बाद गाजियाबाद में भी बढ़ने वाली है बीजेपी की टेंशन, अखिलेश यादव ने ठोक दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। सपा सांसद ने कहा है कि अयोध्या की जीत ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद सीट का जिक्र कर जीत का दावा कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा चुनावों के उत्साहवर्धक परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी को ये एक सुनहरा मौका मिला है कि वो गाजियाबाद में अपने संगठन की ताकत को दिखाएं और भाजपा के सबसे बड़े शहरी गढ़ में ही उसे हराएं। अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि किसान आंदोलन के गवाह गाजियाबाद में आंदोलित किसान, आक्रोशित बेरोजगार युवक युवतियां, असुरक्षित महिलाएं, जीएसटी व भाजपाई चंदा वसूली से परेशान व्यापारी, कारोबारी, दुकानदार, अग्निवीर विरोधी युवा व जाम धूल धुएं से परेशान आम जनता, बुजुर्ग और साथ ही पूरे देश से ये आकर बसे हुए सेवानिवृत्त लोग पुरानी पेंशन को लेकर परेशान हैं। साथ ही जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं या ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं, वो सब भी हर चौराहे वो विभाग में भ्रष्टाचार और महंगाई का शिकार हुए हैं। इस बार सिर्फ गली मोहल्ले वाले ही नहीं, बिल्डिंग टावर वाले भी भाजपा के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका, बीजेपी के इस नेता ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के नागौर की खीवसर सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा में हलचल मच गई है। मंगलवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के बेटे संजीव डांगावास ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शारदा सिन्हा का जाना बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति, लालू प्रसाद यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात देहांत हो गया। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन को बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए शारदा सिन्हा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा जी का देहांत छठ के अवसर पर ही हो गया। छठ त्योहार के गीतों में उनकी आवाज़ एक अलग सा माहौल बनाती थी। लालू यादव ने आगे कहा कि शारदा सिन्हा को सारा परिवार सुनता था और उनका आदर करता था। सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें। जितने भी उनके श्रोता हैं उनको दुख सहने की शक्ति दें। लालू यादव ने सभी को छठ की शुभकामनाएं दी और कहा कि शारदा सिन्हा का हमारे बीच नहीं रहना बिहार
बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा ने अपना काम कर दिया, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का प्रस्ताव पारित करने पर बोले उमर अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। विधानसभा ने पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता भी व्यक्त की गई है। हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को स्पीकर ने बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधानसभा परिसर के बाहर मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड चुनाव 2024, मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपये महीना, कांग्रेस घोषणा पत्र की मुख्य बातें। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया है। इसमें महिलाओं को 2500 रुपये महीना प्रोत्साहन राशि और 250 रुपये यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार शाम 5 बजे रांची में मैनिफेस्टो की औपचारिक घोषणा करेंगे। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और राजद से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। झारखंड की कुल 81 सीटों में से कांग्रेस 30 और जेएमएम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। करीब 7 सीटों पर राजद ने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले चुनाव में झामुमो 43, कांग्रेस 31 और राजद ने 7 सीटों में प्रत्याशी उतारे थे।